एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 55 साल होगी, वह एक कंपनी के अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहां पर एक जवान गार्ड होता है। वह उसे धक्के देकर रोड पर गिरा देता है। उसी समय एक बड़ी सी गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगती है, जो कि उसके पास आने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ड्राइवर ने ब्रेक लगाती थी। उस गाड़ी के अंदर एक लड़का बैठा हुआ था और जैसे ही एकदम से ब्रेक लगती है तो उसके बाद वह ड्राइवर पर चिल्लाने लगता है। अब ड्राइवर बताता है कि सामने को बुजुर्ग व्यक्ति आ गया है, तो इसी वजह से मालिक मुझे अर्जेंट में ब्रेक लगानी पड़ी। इस बात को सुनकर जो वह लड़का उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, वह गाड़ी से उतरता है और उतरने के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति को सहारा देकर खड़ा करने लगता है। जैसे वो उस बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा देखता है तो उसे कुछ याद आने लगता है और वो एकदम से कहने लगता है कि काका, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब यह बात देखकर वह बुजुर्ग व्यक्ति भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वह उस व्यक्ति को जानता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसे काका कहकर पुकार रहा है। वो कहता है कि कुछ नहीं बेटा, मैं कंपनी के अंदर जाना चाहता था, लेकिन ये गार्ड मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। इसके बाद जो वह व्यक्ति होता है जो उस गाड़ी से उतरा था, वह उसका हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ने के बाद उसे कंपनी के अंदर ले जाता है। कहता है कि चलो आप मेरे साथ, मैं भी तो देखूं आपको कौन कंपनी के अंदर नहीं जाने देता है, और आप सुनाओ आपके घर परिवार में सब कुछ ठीक है। अब यह बातें उस बुजुर्ग व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी और वह सोच रहा था कि कौन है ये लड़का और किस वजह से मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। क्या ये मुझे जानता है या फिर कोई और बात है। बुजुर्ग व्यक्ति असमंजस में पड़ा हुआ था और इसी हालत में वह कंपनी के अंदर जाने लगता है। अब कंपनी के अंदर जितने भी वर्कर थे, जितने भी एम्प्लॉय थे, वो सभी उस बुजुर्ग व्यक्ति को देख रहे हैं, क्योंकि उसे आज से एक दिन पहले ही यहाँ से निकाल दिया गया था नौकरी से, और वह नौकरी के लिए ही दोबारा इस कंपनी में आया था। लेकिन आज ये जो व्यक्ति सूट बूट में है, अच्छी सी गाड़ी है इसके पास और साथ में उसका ड्राइवर भी चल रहा है, वह उसे कंपनी के अंदर ला रहा है। तभी उसी दौरान उसी कंपनी का एक चपरासी जो भी काफी ज्यादा बुजुर्ग था, वह उसे पहचान लेता है। दरअसल जो वह व्यक्ति था जो कोट पैंट में था और उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे अंदर ला रहा था, वह और कोई नहीं, इस कंपनी का मालिक था। इसके बाद वह उसके साथ साथ चलने लगता है और जो कंपनी का मालिक होता है वह अपने केबिन में जाकर बैठ जाता है। साथ में वह चपरासी भी चला गया था और वह बुजुर्ग व्यक्ति भी चला गया था। तो तभी जो कंपनी का मालिक होता है वह चपरासी से काका के लिए चाय पानी का इंतजाम करने लगता है। लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्ति था जो यहाँ पर पहले गार्ड की नौकरी किया करता था, उसे अब तक भी ये नहीं पता है कि यह लड़का कौन है और किस वजह से यह उसे अंदर लाकर चाय पानी पिला रहा है। इसके बाद वह उससे पूछ ही लेता है कि बेटा, बुरा ना मानो तो मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है, तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जानते हो, जो तुम मुझे घर परिवार के बारे में भी पूछ रहे हो और मेरे बारे में भी शायद तुम्हें पता है। इसके बाद जो वह लड़का होता है जो सामने बैठा हुआ था, वह एकदम से मुस्कुराने लगता है और कहता है कि काका, आपने मुझे नहीं पहचाना। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि हाँ बेटा, मैंने आपको नहीं पहचाना, कौन हो आप। तो वो कहता है कि हाँ, पहचानोगे भी कैसे, बचपन में मैं छोटा सा था, गोलू मोलू सा था, लेकिन आज मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो गया हूं ना। ऐसा कहकर वह लड़का हंसने लगता है। तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि नहीं बेटा, सच में ही मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, कौन हो तुम, जरा अपना नाम बताने का कष्ट करोगे। तो उसके बाद वह लड़का अपना नाम रोहन बताता है। जैसे बुजुर्ग व्यक्ति इस नाम को सुनता है तो एकदम से उसकी आंखें भर आती हैं और वह खड़ा होकर उस कंपनी के मालिक के चेहरे पर हाथ भेजता है और कहता है कि बेटा, तू सच में काफी ज्यादा हैंडसम हो गया और बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा है। इतनी देर में जो चपरासी चाय पानी लेने के लिए गया था, वो चाय पानी का इंतजाम करके वहां पर आ जाता है और चाय पानी को टेबल पर लगा देता है। रोहन बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है, काका चाय पानी पियो, आराम से बैठो, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है और किस वजह से तुम इस कंपनी के अंदर आना चाहते थे। तो वह बताता है कि बेटा, कल तक मैं यहाँ पर गार्ड की नौकरी किया करता था, लेकिन आपने जो नया एचआर यहाँ पर रखा है उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। अब इस बात को सुनकर जो कंपनी का मालिक होता है वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वह कहने लगता है कि काका, आपकी हालत तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो आपको कंपनी में गार्ड का काम करने की जरूरत पड़ गई। क्या बंटू आपका ख्याल नहीं रखता। तो वो कहने लगता है कि बेटा, बंटू का तो मत ही पूछो तो ही अच्छा है, बस कुछ मजबूरी ऐसी हो गई जो हमें यहाँ पर काम करने की जरूरत पड़ गई। उसके बाद जो कंपनी का मालिक रोहन होता है वो कहने लगता है कि क्या हुआ काका, कोई परेशानी है क्या। तो वो कहता है कि हाँ बेटा, परेशानी ही तो है, तभी तो यहाँ पर मुझे इस उम्र में काम करना पड़ रहा है, वरना ये उम्र तो मेरे पोते के साथ खेलने की थी, लेकिन क्या करें, मेरे बेटे ने मेरे साथ गलत ही इतना कर दिया। अब इस बात को सुनकर एकदम से उसे ज्ञात होता है कि गार्ड ने उसे धक्का दिया था। तो इसके बाद वह चपरासी को बुलाकर उस गार्ड को बुलाता है। गार्ड वहां पर आता है और डरते हुए कहता है कि हाँ साहब बताइए क्या बात हो गई। तो वो कहने लगता है कि तुझे जरा भी शर्म नहीं आई, इनकी उम्र का तो लिहाज किया होता, भले ही तू जवान है, मान रहे हैं तेरे अंदर ज्यादा ताकत है, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति का थोड़ा तो सम्मान किया होता। तेरी इस हरकत के लिए मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल रहा हूँ।
लेकिन तभी जो वह गार्ड होता है वो एकदम से हाथ जोड़ने लगता है, कहता है कि साहब मुझे पता नहीं था, मैं आज पहले दिन इस कंपनी में आया हूं और मुझे नहीं पता कि कैसे काम करना है, मुझे माफ़ कर दीजिए, बाल बच्चों की रोजी रोटी का सवाल है। तो इसके बाद जो रोहन होता है उसे माफ़ कर देता है और धमकाते हुए उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। बाहर सभी वर्कर जो कल तक उस काका को वॉचमैन के रूप में जाना करते थे, वो आज उसे मालिक के पास बैठा हुआ देख काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और आपस में एक दूसरे से ढेर सारी बातें कर रहे थे। सोच रहे थे कि कौन है ये काका और मालिक को ये इतनी अच्छी तरह से जानते हैं तो इन्हें एचआर इस कंपनी से क्यों निकाल रहा था। दरअसल एक दिन पहले जब काका को पता चला था कि उसे कंपनी से निकलना है तो उसके बाद उन्होंने इन वर्करों से गुहार लगाई थी कि वो लोग उसकी मदद करें और उसकी सिफारिश करें एचआर से कि वो उसको यहाँ पर रख लें, वरना उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से वर्करों ने एचआर से बात भी की थी, लेकिन जब एचआर से वर्करों ने ये बात की थी तो उसके बाद जो मालिक ने नया एचआर रखा था कंपनी के अंदर, उसने उनको ही निकालने की धमकी दे दी थी और कहा था कि उसकी हिमायत क्या करते हो, मैं तुमको भी कंपनी से निकालने वाला हूं क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा घाटे में चल रही है और ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से है। इस बात को लेकर वो लोग शांत हो गए थे और बुजुर्ग व्यक्ति को ये सारी बातें बता दी थी। बुजुर्ग व्यक्ति मायूस होकर घर तो चला गया था, लेकिन जब दोबारा से आया है तो मालिक इसे खुद अपने साथ लेकर मालिक के कैबिन में चला गया है। यही बातें उन लोगों के बीच में चल रही थी। इधर कैबिन के अंदर रोहन काका से पूछता है, काका क्या बंटू पढ़ा लिखा नहीं है जो वो आपकी देखभाल नहीं कर सकता? आखिर क्या परेशानी हो गई और आपको इस उम्र में नौकरी करने की जरूरत क्या पड़ गई? तो जो वो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसका नाम होता है रामकिशन। रामकिशन अपने बारे में बताने लगता है, कहता है कि बेटा पढ़ा लिखा तो है लेकिन शायद हम उसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाए और इसी वजह से मुझे काम करना पड़ रहा है। रोहन कहता है कि काका साफ साफ बताइए आखिर बात क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इस तरह से अगर आप पहेलियां बुझाओगे तो मुझे समझने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। इसके बाद रामकिशन जी साफ साफ सभी बातों को बताने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा जो हमारा बेटा बंटू था वह हमारे साथ रहता था, अच्छे से उसने पढ़ाई लिखाई कर दी थी और हमने भी मेहनत मजदूरी करके उसकी पढ़ाई लिखाई करवा दी थी। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। मैं और तुम्हारी काकी गाँव के अंदर रहा करते थे और अच्छी खासी खेती बाड़ी करके अपना समय व्यतीत कर रहे थे। बेटे को पढ़ाया लिखाया और उसके लिए मैंने कर्ज भी लिया था और उस कर्ज को पटाने के लिए मैं दिन रात खेतों में मेहनत किया करता और फसल आने पर जो मुनाफा हुआ करता उसको कर्ज में पटा दिया करता। बेटा पढ़ लिख कर कोलकाता में एक कंपनी में नौकरी लग गया था और उसके बाद वहीं पर रहकर काम करने लगा था। जब बेटा कमाने लगा था तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना बेटे की शादी करा दी जाए। बस यही मेरी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन था। जैसे ही मैंने बेटे की शादी कराई तो शादी के बाद वह अपनी पत्नी के कहे में इतना ज़्यादा चलने लगा कि जैसे शादी के 10 से 15 दिन बाद वो कंपनी जाने वाला था तो अपनी पत्नी को साथ ही ले गया। मैंने शादी इसलिए कराई थी क्योंकि मेरी पत्नी का मन नहीं लगता था। इसी वजह से मैंने सोचा कि बेटा तो बाहर नौकरी किया करता है, अगर इसकी शादी करा दूंगा तो इसकी पत्नी तो घर के अंदर रहेगी और उसी से हमारा मन लग जाएगा। लेकिन जैसे ही बेटा कंपनी नौकरी करने के लिए जाता है तो अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाता है और कोलकाता के अंदर ही वो लोग रहने लगते हैं। हम दोनों पति पत्नी गाँव के अंदर रहा करते और खेती बाड़ी किया करते। उसके बाद जब हम उससे आने के लिए कहा करते हैं तो वो कभी कभार लगभग 2-2 महीने में 2-4 दिन के लिए घर आया करता और उसके बाद वहां से वापस चला जाया करता। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी कि बेटा पत्नी को साथ मत ले जा, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी और कहा करता कि नहीं माँ बाबूजी अभी इसका मन है शहर में घूमने का तो इसी वजह से इसे मेरे साथ रहने दो। धीरे धीरे समय बीतता है, हम लोग भी इस बात को ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमें ये तो था कम से कम महीने 2 महीने में बेटा आ तो जाया करता है। जब बेटा आया करता तो घर खुशियों से भर जाया करता। मैंने अपनी पत्नी से बोल दिया कि तू अड़ोस पड़ोस में जाकर महिलाओं से बातें कर लिया कर और उसके बाद जो तेरी काकी थी वह भी इस बात को मानती है और इधर उधर जाकर ऐसी पड़ोस में बात किया करती है और बातों के दौरान उसका दिन आराम से व्यतीत हो जाता है। जिंदगी में ज्यादा खुशी तो नहीं थी लेकिन कोई गम भी नहीं था, हम लोग आराम से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से जो मेरा बेटा बंटू होता है उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है और जैसी पत्नी गर्भवती होती है तो उसके बाद उसकी हालत खराब रहने लगती है और जब पत्नी की हालत खराब रहने लगती है तो मजबूरन मेरे बेटे बंटू को उसे यहाँ पर छोड़ना पड़ता है क्योंकि वहां पर वो अकेला था तो उसकी देखभाल भला कौन करता। उसके बाद वो बहू को यहाँ पर छोड़ देता है, लेकिन जैसी बहू घर के अंदर आती है तो घर के अंदर रौनक सी छा जाती है क्योंकि मैं और तेरी काकी दोनों उसके आगे पीछे घूमा करते और उसी की देखभाल में हमारा दिन आराम से निकल जाया करता है। वह कुछ भी खाया करती उसे उल्टी लग जाया करती, फिर उसके बाद मेरी पत्नी उसकी देखभाल किया करती और कोई भी अगर देसी जड़ी बूटी वो बाहर से मंगाया करती तो मैं खुद जंगल से जाकर उसे तोड़ कर लाया करता। ढेर सारे उपचार करते हैं और 6 महीने कैसे कट गए हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। और जैसे बेटे की पत्नी की डिलीवरी होती है, उसने एक बेटे को जन्म दिया था तो उसके बाद उसका नामकरण
नामकरण होना था और नामकरण के लिए मैं अपने पोते के लिए ढेर सारे उपहार लेकर आया था और तुम्हारी जो काकी हैं वो घर की तैयारियों में जुटी हुई थी। वहां पर मेरे बेटे के ससुराल वाले भी आए थे और वो लोग भी ढेर सारे उपहार लेकर आए थे। लेकिन वहीं पर जो मेरा बेटा होता है वो मुझसे कहने लगता है कि बाबा अब आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो अब आप जिम्मेवारियों से फारिग हो जाओ, तुम ऐसा करो जो कुछ भी ज़मीन जायदाद है उस सभी को मेरे नाम कर दो और हमारे साथ शहर ही चलो, क्योंकि कब तक हम बार बार यहाँ पर आया करेंगे और तुम लोग यहाँ पर अकेले रहा करते हो। वैसे भी आप काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो चले हो तो अब आपको देखभाल की ज़रूरत है। आपने अपनी बहू की सेवा की है तो अब ये आपकी सेवा करेगी। यह बात सुनकर जो रामकिशन जी होते हैं उनका दिल पूरी तरह से खुश हो जाता है। इधर शांति देवी भी इस बात को सुनकर बड़ी खुश होती हैं, लेकिन उन्हें आने वाले खतरे का बिल्कुल भी आभास नहीं था। रामकिशन जी इस बात को थोड़ी देर तक सोचते हैं, लेकिन फिर वो सोचने लगते हैं कि सब कुछ वैसे भी बेटे का ही होना है, तो क्यों ना आज मैं अपने सामने ही सब कुछ अपने बेटे को सौंप दूं और उसके बाद अपने बेटे के साथ शहर चला जाऊं। यही बात सोचकर जो रामकिशन जी होते हैं अपनी पूरी जमीन और जायदाद को अपने बेटे के नाम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद एक दिन जो बेटा होता है पूरे कागज रेडी करा लेता है और अपने पिता को अपने साथ लेकर तहसील में जाकर पूरी संपत्ति को अपने नाम करा लेता है। नाम कराने के बाद बेटा अपने माता पिता का सामान पैक करता है और उन सभी को अपने साथ वहां से कोलकाता ले जाता है और कोलकाता के अंदर रहने लगता है। किराए का घर था और उसी घर के अंदर वो अपने माता पिता को अपने साथ रखने लगता है। माता पिता दिन भर अपने पोते के साथ खेला करते और अपने आप को बड़ा ही भाग्यवान समझा करते। धीरे धीरे लगभग 6 से 7 महीने बीतते हैं, लेकिन 6-7 महीने बाद एक दिन अचानक से जो बेटा बहू होते हैं वो वहां से घूमने के लिए जाने वाले थे। तो वह कहते हैं कि माँ बाबूजी आप आराम से घर के अंदर रहो, हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। ऐसा कहकर बेटा बहू अपने साथ कुछ सामान पैक करके वहां से निकल जाते हैं और माता पिता इस किराए के घर के अंदर आराम से रह रहे थे। लगभग 2 से 3 दिन हो जाते हैं और 2-3 दिन बाद अचानक से उनके घर के दरवाजा खटखटाया जाता है। वो लोग सोचते हैं कि बेटा बहू आ गए होंगे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो घर के सामने एक और व्यक्ति खड़ा हुआ था और वह कहने लगता है कि लाइए जी किराया दीजिए, आपके बेटे ने मुझे भेजा है। अब इस बात को सुनकर रामकिशन जी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी पैसे नहीं थे और ना ही उनका बेटा उनके पास पैसे छोड़कर गया था। तो रामकिशन जी उसको पूछने लगते हैं कि भाई आप कौन हो और आप हमसे किराया क्यों मांग रहे हो। तो वह व्यक्ति बताता है कि दरअसल जिस मकान के अंदर आप रहा करते हो ये मेरा ही मकान है और मैं इसका किराया वसूल करने के लिए आया हूँ। इसके बाद रामकिशन जी कहने लगते हैं कि भाई साहब ऐसी बात है, मेरे बेटा और वो घूमने के लिए गए हैं और जब वो वापस लौट आएंगे उसके बाद ही आपको किराया मिलेगा। तभी जो मकान मालिक होता है वो कहने लगता है कि ऐसे नहीं चलेगा, पिछले 2 महीने का हिसाब भी पेंडिंग है और आपके बेटे ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है, कहा है कि घर पर चले जाओ और वहां पर किराया ले लो, लेकिन अब आप मुझसे मना कर रहे हो। चलो ठीक है, आपसे पैसे खर्च हो गए होंगे, मैं 2 दिन बाद आऊंगा, अगर 2 दिन तक आपने किराए का इंतजाम नहीं किया तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, आपको ये मकान खाली करना पड़ेगा। ऐसा कहकर मकान मालिक वहां से चला जाता है और यह बातें सुनने के बाद जो रामकिशन जी होते हैं उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इन सभी बातों को शांति देवी भी सुन लेती हैं और वह जब इन बातों को सुनती हैं तो उन्हें इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उनके बेटे ने उनके साथ ऐसा किया है। तो इसके बाद वो फौरन से फ़ोन निकालती हैं और फ़ोन निकालकर अपने बेटे बंटू के फ़ोन पर फ़ोन मिलाने लगती हैं, लेकिन बंटू का फ़ोन बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है और बार बार ट्राई करने के बाद वह उसे रेंज से बाहर बता रहा था। ये बातें दोनों पति पत्नी को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी और इसी परेशानी के चलते वह काफ़ी ज़्यादा उदास थे। रामकिशन जी भी उस फोन को अपने हाथ में लेते हैं और बार बार फोन को मिलाने का प्रयास करते हैं। लगभग आधे घंटे ट्राई करने के बाद एक बार अपने बेटे के फोन पर रिंग जाती है, लेकिन उसके बाद वो फोन स्विच ऑफ आने लगता है। रामकिशन जी बेटे की पूरी चाल समझ गए थे, क्योंकि जब वो बेटे के नाम अपनी जमीन को करा रहे थे उसी समय उन्हें इस बात का आभास हो गया था, लेकिन उन्हें बेटे पर अंधा भरोसा था और उसी अंधे भरोसे के चलते उन्होंने अपनी पूरी जमीन जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी थी। वह समझ चुके थे कि बेटे ने सारी जमीन जायदाद बेच दी है और अब वो यहाँ से फरार हो गया है और जीवन में वो कभी भी हमें मिलने वाला नहीं है। यह बात सोचकर वह अंदर अंदर टूटने लगते हैं और धीरे धीरे उस घर में रहते हुए उन्हें 2 दिन भी बीत जाते हैं। जैसे ही 2 दिन कंप्लीट होते हैं तो मकान मालिक एक बार फिर से आता है और इस बार उन दोनों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। रामकिशन जी उसे खूब समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता है, क्योंकि कोलकाता जैसे बड़े शहर में कौन भला फ्री में किसी को अपने घर में रखेगा।
इसके बाद दोनों पति पत्नी वहां से निकल जाते हैं और जब पत्नी अपने पति से बेटे के बारे में पूछती है तो वो कह देता है कि उसके नाम भी मत लो, उस नालायक ने हमें धोखा दिया है और हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। दरअसल जो रामकिशन जी थे उन्होंने गांव में अपने एक परिचित के पास फोन कराया था और फोन करने के बाद उन्हें पता चला था कि गांव की जितनी भी जमीन जायदाद है उनके बेटे ने एक बड़ी पार्टी को बेच दी है और उसके सारे पैसे लेकर वो यहां से जा चुका है। यह बात वह अपनी पत्नी को भी बता देता है और पत्नी इस बात को सुनकर पूरी तरह से टूट जाती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बनते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं। तभी वहां पर एक फ्लाईओवर बना हुआ था, उसके नीचे छोटी सी जगह थी और वहीं पर दोनों पति पत्नी बैठ जाते हैं। धीरे धीरे शाम हो गई थी। शाम होने तक पति इधर उधर घूमता है खाने पीने का इंतजाम करने के लिए, तो पास ही में एक भंडारा हो रहा था और उस भंडारे से उनके आज के खाने का इंतजाम हो जाता है। लेकिन जैसी रात होती है तो रात के समय वे इधर उधर अपने समय बिताने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं कि कोई बिना पैसों के उन्हें जगह दे दे। लेकिन जितने भी किराए की जगह थी उन सभी में एडवांस लिया जाता और एडवांस लेने के बाद रूम दिया जाता। रामकिशन जी और शांति के पास कोई भी पैसे नहीं थे और इसी वजह से आज रात उन्हें फ्लाईओवर के नीचे ही गुजारनी पड़ती है। दूसरे दिन सुबह सुबह रामकिशन जी अपने लिए इधर उधर काम ढूंढते हैं लेकिन उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता है। दोनों पति पत्नी मिलकर काम ढूंढने लगते हैं लेकिन कहीं पर भी उन्हें कोई काम नहीं मिला था। ऐसे घूमते घूमते एक बड़े से बंगले के सामने रामकिशन जी की पत्नी शांति पहुंच जाती हैं और वहां पर अपने काम के लिए बात करने लगती हैं। बंगले का जो मालिक था वो काफी ज्यादा दयावान था। जब वह उनसे पूछता है कि तुम्हें इतनी उम्र में काम करने की जरूरत क्या पड़ गई, तो वह अपनी पूरी कहानी बंगले के मालिक को सुना देती है। तो जो बंगले का मालिक होता है वह उनकी मदद करना चाहता है लेकिन फिलहाल उसकी कंडीशन भी ज्यादा अच्छी नहीं है। उसके पास बड़ा बंगला तो है लेकिन उस बंगले के अंदर वह भी अकेला ही रहा करता है और उसके बेटे उससे दूर रहा करते हैं। जैसे तैसे करके वो उसके खर्चे के लायक पैसे भेजा करते हैं और उन पैसों में वो अपना ही गुजारा कर पाता है। तो वो कहने लगता है कि देखो, रहने के लिए मैं तुम्हें घर दे सकता हूं लेकिन खाने के लिए तुम्हें अपना इंतजाम खुद करना होगा। इसके बाद रामकिशन जी और शांति जी इस बात के लिए मान जाते हैं और उस बंगले के अंदर उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ रहने लगते हैं। अब रामकिशन जी को खाने की बहुत ज्यादा समस्या थी और इसी समस्या को लेकर वह इधर उधर कंपनियों में अपने लिए गार्ड की नौकरी ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते उसे पास ही की एक कंपनी में गार्ड की नौकरी मिल जाती है जहां तक वो लगभग आधे घंटे में पैदल चला जाया करता और आधे घंटे में वहां से वापस लौट आया करता। उस कंपनी के अंदर वह गार्ड की नौकरी करने लगता है और वहां पर रहकर जो उसे सैलरी मिला करती है उससे अपने खाने पीने का प्रबंध कर लेता है। वो तीनों बुजुर्ग वहां पर अच्छी तरह से रहा करते, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है और अपना समय व्यतीत कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से जब 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो रामकिशन जी को नया आया हुआ एचआर, जिसे कंपनी के मालिक ने कंपनी में भेजा था ताकि वह प्रोडक्शन को बढ़ा सके और कंपनी के घाटे को कम कर सके, वह आकर रामकिशन जी को नौकरी से निकालने के लिए कहने लगता है। इसके बाद रामकिशन जी बताते हैं कि मैंने एचआर सर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कंपनी में ले लो, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और कहा कि कल से आपको नहीं आना है, कल से नया लड़का इस काम पर रहेगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता रहा और इसके लिए मैंने कंपनी के वर्करों से भी बात की थी, लेकिन उन लोगों ने जब मुझे बताया कि एचआर उन्हें ही निकालने की धमकी दे रहा है तो मैंने अपनी नौकरी की उम्मीद तो छोड़ दी थी, लेकिन इस पापी पेट का सवाल था, इसी वजह से आज मैं दोबारा आ गया और उसी समय इस गार्ड ने मुझे धक्का दे दिया और तुमने मुझे वहां पर पहचान लिया। इस बात को सुनकर जो रोहन होता है उसे कंपनी के एचआर पर बड़ा ही गुस्सा आता है और वह बैल बजाकर कंपनी के एचआर को बुलाने के लिए कहता है। थोड़ी देर में कंपनी का एचआर भी वहां पर आ जाता है तो रामकिशन जी के सामने ही जो कंपनी का मालिक होता है वह कंपनी के एचआर को बहुत बुरी तरह से फटकार लगाता है और कहता है कि प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसका मतलब ये नहीं कि तू वर्करों को निकालेगा। इसके बाद जो कंपनी का एचआर होता है वो हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता है, लेकिन तभी रोहन कहने लगता है कि मुझसे नहीं, इनसे माफी मांगो जिन्हें तुमने नौकरी से निकाला था। इसके बाद जो एचआर होता है, जो कल तक जब रामकिशन जी ने उससे बेटा कहकर बोल दिया था, तो वो कहने लगता है कि जरा भी तमीज नहीं है, मुझसे सर कहकर बोलो, मैं पोस्ट से तुमसे बड़ा हूं। वह हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है और उल्टा रामकिशन जी से कहता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद जो रोहन होता है वो एचआर को वहां से जाने के लिए कह देता है और रामकिशन काका से कहने लगता है काका अब चलिए, मैं काकी से मिलना चाहता हूं, काफी दिन हो गए उनसे मिले। उसके बाद रामकिशन जी उसके साथ उस गाड़ी में बैठते हैं और वहां से उस जगह पर चले जाते हैं जहां पर दोनों पति पत्नी एक बंगले के अंदर रहा करते थे। रोहन ने रामकिशन जी से पहले कह दिया था कि आप मत बताना, मैं काकी को सरप्राइज देना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। इसके बाद जब दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं और सामने शांति देवी खड़ी हुई थी तो
एकदम से शांति देवी उस व्यक्ति को देखकर बड़ी हैरान है और अपने पति रामकिशन से पूछने लगती है कि कौन है ये। तो वो कहने लगता है कि क्यों काकी, आपने भी मुझे नहीं पहचाना। अब इस बात को सुनकर शांति देवी भी हैरान हो जाती हैं और इशारे में रामकिशन जी से पूछने लगती हैं, लेकिन रामकिशन जी से रोहन ने पहले ही मना कर दिया था, तो इसी वजह से वह शांति देवी की तरफ देखते ही नहीं है और शांति देवी अभी तक पूरी तरह से हैरान है। वो कहने लगती है कि हाँ बेटा, मैंने तुझे नहीं पहचाना, कौन हो तुम? तो वो कहता है कि काकी, आप सच में ही मुझे भूल गई ना? मैं कहता था आपसे कि आप मुझे भूल जाओगी, लेकिन आप कहती थी कि नहीं बेटा, मैं तुझे नहीं भूलूंगी। अब इस बात को सुनकर जो शांति देवी होती हैं, उन्हें काफी दिन पहले की एक बात याद आने लगती है। दरअसल जब उसका बेटा छोटा था, बंटू, तो घर के अंदर उसका एक दोस्त आया करता था, जो कि पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला का नाती था। और जैसे ही वो गाँव के अंदर आया करता था, तो पूरे दिन भर शांति जी और रामकिशन जी के यहाँ पर बंटू के साथ खेला करता था और वो लोग उसे अपने बेटे की तरह प्यार दिया करते थे। जैसे उसे ये बातें याद आती हैं, तो इसके बाद वो कहने लगती है कि कहीं तुम रोहन तो नहीं? इस बात को सुनकर रोहन एकदम से हंसने लगता है और शांति जी को अपने गले से लगा लेता है। शांति जी रोहन को इतने दिनों बाद देखकर एकदम से खुश हो जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इसके बाद रोहन शांति जी के आंसू देख लेता है और कहता है कि काकी, अब आपको आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूं ना, अब आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलो आप अभी से मेरे साथ चलो और मेरे साथ मेरे बंगले में रहना, वहां पर आपको किसी भी चीज की कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन तभी जो रामकिशन जी होते हैं, वह रास्ते में इसी बात को सोच रहे थे कि कहीं ये हमें अपने साथ ना ले जाए। वो कहने लगते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा मत करो, हम पर इतने एहसान मत धरो ताकि हम अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से ना जी पाएं। अगर तुम्हें हमारे लिए कुछ करना ही है तो उस कंपनी में गार्ड की नौकरी दिला दो, जिससे हम अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत कर सकें और स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी को जी सके। इसके बाद रोहन उनसे बहुत मिन्नत करता है, लेकिन वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं। तो मजबूरन रोहन को अंकल जी को कंपनी में नौकरी देनी पड़ती है। लेकिन रोहन काका रामकिशन को एक ऐसी जिम्मेवारी सौंपता है जिसके लिए वो उसे और भी ज्यादा सैलरी देने लगता है और उससे कहता है कि आपके रहने खाने का इंतजाम कंपनी की तरफ से मेरे घर में हो गया है, आप मेरा काम करोगे और मेरे घर में ही रहोगे, क्योंकि मेरा भी एक छोटा सा बच्चा है, उसको बुजुर्गों की देखभाल की जरूरत है। दरअसल रोहन के माता पिता काफी दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और अब अपनी पत्नी के साथ एक बहुत बड़े बंगले में रहा करता है। गांव में वो जब तक जाया करता था जब तक उसकी नानी जिंदा थी, लेकिन नानी की मौत के बाद वह गांव में जाना बंद कर दिया था और इसी वजह से रामकिशन जी और शांति जी उसे एक साथ नहीं पहचान पाए थे। इसके बाद रामकिशन जी को जब काम मिल जाता है तो वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और रोहन अपने साथ शांति जी और रामकिशन को लेकर वहां से अपने बंगले में चला जाता है और कहता है कि आपको रोज सुबह सुबह गाड़ी यहां से लेकर जाएगी और कंपनी के अंदर वर्करों की देखरेख करना आपकी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि 6 महीने अगर आपने काम कर लिया है तो आपको कंपनी की रग रग के बारे में पता होगा। इसके बाद रामकिशन जी भी उस जिम्मेवारी को अच्छी तरह से निभाते हैं। वहां पर वर्कर की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी रामकिशन जी को उसने एक मालिक की उपाधि दे दी थी जो सभी वर्करों के ऊपर रहकर काम किया करते थे। कंपनी के अंदर अगर छोटे से छोटा भी काम होना था तो उसकी परमिशन रामकिशन जी से ली जाती है और रामकिशन जी अपने काम में बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं और उस कंपनी में जितना भी घाटा आ रहा था उस सभी को खत्म कर देते हैं। वह कंपनी रोहन को कमा कर देने लगती है और इसके बाद जो रोहन होता है उस कमाई में से कुछ हिस्सा रामकिशन जी को देने लगता है। तो रामकिशन जी साफ साफ मना कर देते हैं, कहते हैं कि बेटा, हम तेरे घर पे रहा करते हैं और तू ही हमारी बीमारियों का इलाज कराया करता है, तो हमें पैसों की जरूरत क्या है, यहीं पर तेरे साथ समय व्यतीत हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बावजूद भी जो रोहन होता है उनके नाम एक बैंक अकाउंट खुलवाता है और उस बैंक अकाउंट में उनके सैलरी के दौर पर कुछ पैसे डालता रहता है। कहता है कि कोई बात नहीं, आपको अभी जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पर जीवन में कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप अपने पैसे निकाल सकते हो। इसीलिए जो रामकिशन जी होते हैं वो उसको अपना नॉमिनी बनाते हैं कि कल कला को अगर उन्हें कुछ हो जाए तो ये सारे पैसे दोबारा से रोहन पर चले जाएं। यह बात देखकर रोहन मुस्कुराने लगता है, लेकिन फिर भी रामकिशन जी की जिद थी तो वह इस बात को मान जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। रामकिशन जी को रोहन के यहाँ पर रहते हुए लगभग 1.5 साल हो गया था और इस 1.5 साल के अंदर जो रामकिशन जी थे वो परिवार के अंदर इतने घुल मिल गए थे। रोहन की पत्नी उनका अच्छे से ख्याल रखा करती और जो शांति देवी थी वह रोहन के बच्चे को अच्छी तरह से खिलाया पिलाया करती और अपने तौर तरीकों से उसको बड़ा कर रही थी। यह सब कुछ देखकर रोहन और रोहन की पत्नी को बड़ा ही अच्छा लगता है और वो उन्हें अपने माता पिता के समान समझने लगे थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।